आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री मनोज चंद्र तिवारी। आपको बता दें, श्री मनोज चंद्र तिवारी चीफ प्रॉक्टर और प्रवक्ता हैं श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून में। वर्ष 2006 से 2015 तक आप डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के सदस्य रहे और आपका एक बहुत व्यापक अनुभव है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में तिवारी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपदा ग्रस्त रही है पृथ्वी हमेशा से और हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें लगातार हम आपदाओं से जूझते रहते हैं। आपदा प्रबंधन एक नई अवधारणा के रूप में सामने आया और इसमें नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। तो ये आपदा प्रबंधन से एक आम श्रोता क्या समझे? हिंदुस्तान में आपदा प्रबंधन की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से बातचीत करें तो एक प्रोसेस्ड मैकेनिज्म, एक ऑर्गेनोग्राम बना हिंदुस्तान में अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006। उसके बाद फिर राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाए गए। और अगर हम आपदा की ब्रॉड कैटेगरी की बात करते हैं तो ये दो मुख्य हिस्सों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। एक है मानव जनित आपदा, एक है प्राकृतिक आपदा। तो ये दो तरह की आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं जिस तरीके से हम विकास की ओर अग्रसर हैं तो उसमें प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो जा रहा है येन के इन प्रकारणेन, कहीं ना कहीं उसमें एक तारतम्य बैठाने की जरूरत है। और जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, प्राकृतिक आपदाएं भी हम देखें अगर इसकी गूढ़ में जाएं तो वो भी कई बार मानव जनित होती हैं। तो ये आपने मूल अंतर भी बताया प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा में। हम जानना चाहेंगे कि आपदा पूर्व तैयारी पहले नई अवधारणा नहीं थी और हम प्राचीन अवधारणा पे चलते थे कि कोई आपदा आ गई और उसके बाद फिर हम प्रयास करते थे, चाहे वो रिहैबिलिटेशन की बात करें। लेकिन अब आपदा से पूर्व तैयारी की बात की जाती है, तो ये क्या है? इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? मैं इसमें थोड़ा और भी आपको बताना चाहूँगा। अगर हम अपने प्राचीन संस्कृति और समाज की आपदा के प्रति सजगता को लेकर बात करते हैं तो हम अगर अपने वो लिटरेचर को पढ़ें तो हम देखेंगे वहाँ पर कि किसी न किसी रूप में भले ही गांव के लोग भले ही शिक्षित ना रहे हों, लेकिन उन्होंने आपदा से पूर्व की तैयारियों को हमेशा किया है। पहाड़ी क्षेत्र में देखिए, भवन निर्माण से लेकर पशुपालन वाले क्षेत्र तक, खेतों तक, हर बीमारी होने पर, चोट होने पर क्या क्या सावधानी ली जाए। तो आपने भी सुना होगा दादी के नुस्खे, इस तरह की चीजें। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति में अगर हम आपदा प्रबंधन को देखते हैं तो उसमें है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। लेकिन जब हम इसको नवीन युग में देखते हैं, मॉडर्न एज में देखते हैं, तो मॉडर्न एज में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है वो पहले प्रोएक्टिव नहीं था। मैं आपसे सहमत हूं इस बात के लिए। लेकिन समाज में अभी भी रिमोट एरियाज में आप देखें तो उसकी तैयारियां वहाँ के छोटे छोटे गांव के लोग करके रखते हैं। स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में ये प्रोएक्टिव अप्रोच की आपदा आने के बाद के एक्शन और आपदा चले जाने के बाद हमें आपदा के लिए फिर तैयार रहना है, प्रोएक्टिव एक्शन। तो एक्शन बिफोर डिजास्टर और एक्शन आफ्टर डिजास्टर, इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में सम्मिलित किया गया और उसकी अलग अलग तैयारियां हैं, उसके अलग अलग रिसोर्स मोबिलाइजेशंस हैं, उसमें एजुकेशन है, उसमें ट्रेनिंग है, उसमें राज्य स्तर के रिसोर्सेज हैं, जिला स्तर के रिसोर्सेज हैं, गांव स्तर के रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशंस हैं। तो उन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना और एक ड्रिल के फॉर्म में प्रैक्टिस करते रहना, ये हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है। और आपदा आने पर जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी को उस समय जिस रोल में आना चाहिए, उसके लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हर एक जिले में 2006 के भारतीय अधिनियम के हिसाब से बनाया गया है। जी, अब बात करते हैं कि आपदा के दौरान तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर वास्तविकता में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कम्युनिटी जो गांव में रहती है और शहर में जो अलग अलग इलाके हैं उनके और जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बीच में कहीं ना कहीं तारतम्यता और मुखर रूप से होने की जरूरत है, ताकि जो एक्शंस हमें करने चाहिए उन एक्शंस को हम सही तरीके से कर सकें। एक परिवार के स्तर से लेकर आपदा के बाद एक समाज, एक कबीला, एक सोसाइटी और सरकारी तंत्र का सहयोग, इन सब के बीच में तारतम्य होना बहुत जरूरी है, जो इंटेंसिफाई करने की भी जरूरत है आज की डेट में।
जी, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की जो भूमिका है वो सर्वव्यापी है और हमने इनकी भूमिका देखी भी है, बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य करते हैं और इनमें बेहतर समन्वय की आवश्यकता आपने बताई। तो इसमें युवा किस तरह से आगे आ रहे हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आपदाओं में सबसे ज़्यादा ग्रसित पाए गए हैं और उनको सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है, लेकिन युवा इसमें किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं? हमारे विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन से लेकर हम बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम और बेसिक मिनिमम लेवल का ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड करते हैं। छात्र, युवा ये किसी भी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी, सबसे ज्यादा इनोवेशन इस कैटेगरी में आपको मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम सोसाइटी की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मैं आसाम में जब था, वहाँ पर हर साल फ्लड आता है, इस साल भी अभी भी फ्लड आया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी एनजीओ और गांव के युवा खास तौर पे इस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे हमारी रेस्क्यू टीम्स के साथ में और बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे। वहाँ पर सिस्टम और ट्रेनिंग, जो ब्लॉक स्तर की, गांव स्तर की ट्रेनिंग है, युवाओं को दी जाती थी और उसका फ़ायदा ये होता था कि जो उनको हम सर्टिफिकेट्स भी देते थे, तो एक जिससे कि उनको बाकी नौकरी की जो एवेन्यूज़ हैं उसमें प्राथमिकता मिल सके। अब बरसात का मौसम आने वाला है और फिलहाल गर्मियां अपने चरम पर हैं और हम देख रहे हैं कि वनाग्नि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है और इसे हम प्राकृतिक आपदा कहें या मानव निर्मित आपदा, ये तो आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ ही कहेंगे। लेकिन ये जो वनाग्नि है ये क्या है और कौन से प्रमुख कारण आपको नज़र आते हैं? मैं तो उत्तराखंड का निवासी हूँ और मेरा बचपन यहीं गुजरा। हिल एरियाज़ में मेरी पोस्टिंग्स भी हुई हैं, तो मैं अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा है उत्तराखंड में अगर हम चीड़ के पेड़ को हटा दें तो आप वनाग्नि की 70% समस्या, 80% समस्या का समाधान है हमारे पास। लेकिन फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए इस पौधे की आज की डेट में कॉमर्शियल वायबिलिटी क्या है। जब वनाग्नि होती है तो हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है हम उसमें नुकसान का निर्धारण करते हैं, लेकिन नुकसान के कई ऐसे पहलू हैं जो पूरे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और जो लाइफ है जंगल के अंदर, उसका मूल्यांकन लॉस के तौर पे नहीं हो पाता। और ये एक ऐसा लॉस है जो कहीं ना कहीं रहने वाले लोगों को, परिस्थितियों को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के उपाय क्या नज़र आते हैं आपको? जैसे चीड़ आपने बताया कि एक प्रमुख कारण है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि लोग आग लगा देते हैं, खासतौर से जो स्थानीय समुदाय है, तो आपको क्या लगता है? आग लगाने का जो गांव के स्तर पे पहले जो ट्रेसेस हैं इसके, इसमें एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था। गांव में लोग अपने जो पंचायत वन है या आसपास के गांव के इलाके हैं, अपने खेत हैं, उसमें कंट्रोल्ड फायर पहले लगाते थे। वो कंट्रोल्ड फायर जो गांव की समितियां हैं उनकी निगरानी में बहुत पहले हुआ करता था ये। लेकिन अब ये गांव की पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है, गांव में जो आर्थिक व्यवस्था का जो पारिस्थितिकी तंत्र था वो भी अभी इतना सुदृढ़ नहीं हुआ है, तो अब आग जो है वो बेपरवाह आग लगती है। तो इसके अलावा आप देखेंगे उत्तराखंड में यात्रियों का पिछले 5 सालों का अगर आप डेटा देखें तो लगभग मल्टीफोल्ड 20 गुना ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। इतना सारा टेम्परेचर यहाँ का बढ़ रहा है, हमारे प्राकृतिक नाले जंगलों के सूखते जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हमें एक सजगता रखनी चाहिए। और जो प्राकृतिक मिश्रित वन का जो कॉन्सेप्ट है, बेड़ीनाग में मैंने कई जगह देखा है, इवन आपने उत्तरकाशी में भी अभी कुछ दिन पहले भ्रमण में गया था, तो वहाँ भी जहाँ जहाँ मिश्रित वन है वहाँ की पहाड़ों पर सजीवता और जीवन वापस आ रहा है और आगजनी की समस्याएं भी कम हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं विस्तृत रूप में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जी, अभी हमने हाल के दिनों में ही देखा कि आग बुझाने के उपायों में जो लोग लगे हुए थे वो स्वयं उससे ग्रसित हो गए और कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो रोकथाम के जो उपाय हैं वो पारंपरिक ढंग से ही चल रहे हैं या कुछ नयापन उसमें आया है? नयापन तो जो है, फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, कुछ देशों में ये प्रचलन भी है। कुछ जगह पर पानी को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वनों में फेंका भी जाता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अभी इस तरह के नवीनतम तकनीकी का प्रयोग दुर्लभ ही है, मैंने तो कोई देखा नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके हैं फायर को
कम करने के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर लोकल कम्युनिटी, गांव के लोग उनके साथ हैं, जंगलों के अंदर फायर लेन बनाई जाती है, उन फायर लेन्स को हमेशा खाली रखा जाता है और गीला भी रखा जाता है। तो अगर हम देखें, फायर लेन तो बनी हुई है, पहले की भी बनी हुई है, लेकिन अब वो खाली नहीं रहती हैं, सूखे पत्तों से भर जाती हैं। तो ऑब्वियसली जहां पर वो पहले रोकथाम का काम करती थी, अब वो आगजनी का और बढ़ावा देने का काम करती है। तो व्यवस्था में सजगता अगर आए और इस तरीके से आए कि गांव के जो लोग हैं, हम उनको जीविकोपार्जन के विभिन्न स्कीमों के तहत हम उनसे काम भी ले सकते हैं, इस तरीके से लाएं तो निश्चित रूप से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, वनाग्नि के जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं और आर्थिक प्रभाव हैं, उनका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाया, आपने कहा, और इसको मूल्यांकन किया जाना बहुत आवश्यक है। जब तक स्थानीय समुदायों की व्यापक भूमिका नहीं हम तलाशते, तब तक वनाग्नि प्रबंधन में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए किस तरह का प्रशिक्षण और शिक्षा दी जानी चाहिए? क्या मुख्य पहलू हैं उस प्रशिक्षण जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑब्वियसली ये एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है, एकीकृत व्यवस्था के तहत ही संभव हो सकता है। हमें अगर गांव में लोगों को जीविकोपार्जन के साधन मुहैया कराएंगे तो गांव के लोग रहेंगे, उन्नत शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे तो लोग वहां रहने लगेंगे। एक बार लोग वहां रहने लगें तो उनको जोड़ा जाना, फिर हमारी व्यवस्थाओं से जो फायर बुझाने का काम करती हैं उनको जोड़ा जाना जरूरी है। दूसरा, इस पे निरंतर नवीनतम शोध किए जाने की भी नितांत आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं एक रिसर्च वर्क भी कर रहा हूं, तो वनाग्नि को लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर मेरा सौभाग्य है कि जो हमारी संस्था है उनकी तरफ से मौका मिला है, आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन जब तक गांव के लोगों को वनाग्नि नहीं, आपदा के सारे विधाओं में प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अपनी जो अर्जित ज्ञान है वो दूसरी जनरेशन को नहीं दे पाएंगे। पहले जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था नॉलेज शेयरिंग का, वो जनरेशन टू जनरेशन था, अब वो खत्म हो रखा है। तो उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किए जाने की जरूरत है और इससे बिल्कुल परिवर्तन आएगा और बहुत समेकित परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे ही जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे उत्तराखंड में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यात्रियों की जो संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो हमारे ग्लेशियर्स भी जो हैं वो इस समय दिक्कत में हैं और उनमें भी कमी आ रही है, जल स्तर कम हो रहा है और जैव विविधता को भी खतरा है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मेरा ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं राज्य स्तर पर, जो व्यवस्थाएं केंद्र स्तर पर रोड ट्रांसपोर्टेशन को लेके हैं, पार्किंग्स को लेके हैं, हमें कहीं ना कहीं इस तरह की अवेयरनेस टूरिस्ट में भी लानी पड़ेगी, यहाँ के लोगों में भी लानी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण थोड़ा सा देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ भी रहा था, मेरठ में, आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कंपेयर टू देहरादून, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पर एसी का चलन बिल्कुल नहीं है, एसी प्रोहिबिटेड है, तो लोग कूलर से काम चला रहे हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए जो एट्रीब्यूटेड कॉजेज हैं उनको न्यूट्रलाइज करना सामाजिक तौर पे भी, और ये देखते हुए कि हमें आधुनिकता की तरफ जाना है लेकिन हमने प्रकृति के साथ भी मित्रता रखनी है। तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप लाना कि ये मेरा गांव है, ये मेरा जंगल है। तो जब तक ये हम इंस्टिल नहीं करा पाएंगे अपनी योजनाओं के तहत, अपने तंत्र के तहत, तब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। देहरादून की अगर आप बात कर लें, पिछले कई वर्षों में यहाँ तापमान बहुत बढ़ रहा है, बारिश भी कम होना शुरू हो गई है। अगर हम 20 साल पहले और आज की तुलना करते हैं तो लगभग तापमान में 4-5 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में सजगता के साथ सामने आना, हर एक भवन में प्लांटेशन को अनिवार्य करना, आसपास के सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी प्योरिटी कंटेंट को रखना। जब तक हम प्रकृति को महसूस नहीं करेंगे, प्रशासनिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी, तब तक इसका निराकरण संभव होना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, हम सब लोग सजग हैं। हमें सिर्फ एक प्रेरणा की ज़रूरत है और उस प्रेरणा के केंद्र बिंदु में अगर प्रशासनिक तंत्र रहे तो सारे लोग इस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। श्री मनोज तिवारी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने अनुभव से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। खास तौर से आपदा प्रबंधन में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, स्थानीय समुदाय किस तरह से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है,
और यदि वनाग्नि से हमें बचाव करना है तो स्थानीय समुदायों को हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और ये इंटीग्रेटेड तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है। प्रशिक्षण कार्य आधुनिक ढंग से भी दिए जा सकते हैं और जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने एक अच्छी बात की कि हमारे अंदर सजगता का भाव है लेकिन केवल प्रेरणा की आवश्यकता है। आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।